नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शहर में मौजूदगी के दौरान शुक्रवार को माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया और इस मामले पर अब यूपी में राजनीति शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि इस हिंसा के लिए बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा दोषी हैं और साथ ही नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। और इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। कानपुर के पत्थरबाजों और घटना को सुनियोजित करने वालों पर आप भूल गए, शायद ये योगी जी की सरकार है। यहां अपराधियों को पाला नहीं, पलायन करवाया जाता है। तो अब तक इस पूरे मामले में 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 अज्ञात पर केस दर्ज हो चुका है। जैसा कि ये बड़ी जानकारी मिली कि 9 दिन पहले से ही पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी। जाहिर तौर पर कार्यक्रम पहले से तय था, राष्ट्रपति के आने का और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के आने का। तो अब तक अभी और कई लोगों की निशानदेही की जा रही है। नितिन अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से कहा है मंत्री ब्रजेश पाठक ने कि हम अपराधियों को पालते नहीं है, उनका पलायन करवाया जाता है। बिल्कुल अखिलेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि ब्रजेश पाठक जी ने जो जवाब दिया है वह कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था कि कानपुर में जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश जी, कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। कानपुर के पत्थरबाजों की घटना सुनियोजित करने वालों पर आप भूल गए हैं, शायद यह योगी जी की सरकार है। यहाँ पर अपराधियों को पाला नहीं जाता है, पलायन करवाया जाता है। और इससे पहले अखिलेश जी ने जो कहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में अशांति हुई है, उसके लिए भाजपा नेता गिरफ्तार किया जाए, हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। तो इसका जवाब ब्रजेश पाठक ने दिया था, जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। लेकिन सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि मायावती ने भी ट्वीट किया इस मामले पे। मायावती ने कहा है कि लगातार जहां पर राष्ट्रपति थे, दौरे पर थे, कानपुर में दंगा हिंसा भड़काना अति दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंताजनक है, पुलिस खुफिया तंत्र भी विफलता का घोषक है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व या विकास कैसे संभव है। सरकार इस घटना की धर्म, जाति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसी घटना आगे न हो। साथ ही लोगों से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तेजक भाषणों आदि से बचने की अपील करिए। तो ये मायावती ने ट्वीट किया। वहीं आपको बता दूं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं 35 गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 अज्ञात लोगों पर हिरासत में लिए जा चुके बताया जा रहा है। और कानपुर में बवाल के बाद पुलिस एक्शन के मूड में पूरी तरह आ गई है और तीन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। और इसके अलावा तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है जिन आरोपियों के ऊपर हुआ उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलाके में बेगमगंज या जमीन थाना का मामला है, क्योंकि नई सड़क इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बताना चाहूंगा कानपुर के बेगमगंज में शुक्रवार को हिंसा हुई थी, जिसमें 3 प्राथमिकी FIR दर्ज कर ली गई 3 लोगों के खिलाफ। इसमें 2 FIR पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी FIR मारपीट व तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स और से दर्ज कराई गई है। FIR में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। बता दें कि मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि देखिए, मंत्री ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा है कि बुलडोजर भी चलेगा। तो क्या ये देखना होगा कि जितने भी अपराधी हैं उनकी संपत्तियों पर क्या बुलडोजर भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए।
और बीएसपी प्रमुख मायावती ने कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की निंदा करते हुए खुफिया तंत्र और पुलिस की विफलता पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो ने इस दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तेजक भाषणों से बचने की अपील भी की है। और यह भी बता दें कि इससे पहले कानपुर में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंसा के लिए बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए गए भाषण को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के यूपी के दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने यूपी के विकास पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी लिखा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहां का विकास कैसे संभव होगा। साथ ही मायावती ने सरकार से अपील करते हुए यह भी कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना आगे ना हो। तो कानपुर में हुई हिंसा को लेकर तरह तरह के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्ती बरत रहे हैं। कानपुर झड़प में अब तक जहां 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, योगी सरकार ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए, साथ ही उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी कड़ी में पुलिस टीमों ने बेकनगंज थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। हिंसा से जुड़े 30 वीडियो अभी तक पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिसके सहारे 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर हयात पर भी केस दर्ज किया गया है। अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, क्योंकि ये मंदिर है या मस्जिद, अभी इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और इस बीच काशी में अब ज्ञानवापी परिसर में अभिषेक का मामला गरमाया हुआ है। इसी को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संतों के साथ आज परिसर में पूजन करने का ऐलान किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की इस घोषणा के बाद वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उनके बयान के बाद डीसीपी काशी जोन ने इस मामले पर स्पष्ट कहा कि यदि पूजा अर्चना का प्रयास वहां किया जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति और कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नजरबंद कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। कल जहां उनका कानपुर में आगमन हुआ, वो अपने घर पहुंचे और आज उनका गोरखपुर का दौरा रहेगा। आपको बता दें कि 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस का भ्रमण भी करेंगे और गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करते हुए आर्ट पेपर पर छपी श्री रामचरितमानस के विशेष अंक और गीता तत्व विवेचनी का विमोचन करने के साथ यहां के लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति गीता प्रेस परिसर में आयोजित समारोह में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। उनके साथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने रेलवे अफसर को गिरफ्तार किया है। नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ के डिप्टी सीएमएम आलोक मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ठेके देने, ठेकेदारों के बिल पास कराने को लेकर घूसखोरी हो रही थी। शिकायतकर्ता से 80,000 रुपए लिए गए थे। आलोक के करीबी अवनीश मिश्रा और मनजीत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई की छापेमारी में 32,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। आलोक के ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।
और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने छात्रों को एक बड़ी सौगात दी है। छात्रों के लिए मोदी सरकार ने श्रेष्ठ नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नोएडा के कॉलेज में एक नई योजना की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 8 वर्षों में हर मंत्रालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों का पीछे जो सोच रहा है हमारे समाज का जो लाभ वंचित समूह है, उस लाभ वंचित समूह को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह से उनको बराबरी के स्तर पर लाना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दृष्टि से काफ़ी काम किए हैं। और आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए श्रेष्ठ योजना के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित जो छात्र चयनित होकर आएंगे, उन छात्रों को श्रेष्ठ स्कीम के माध्यम से वो पढ़ाई निजी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उन प्रतिष्ठा प्राप्त आवासीय विद्यालयों में जहाँ एक और उनके रहने की, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी विद्यालय के शुल्क, सारी चीज़ें वो सरकार देगी। और 3000 छात्रों का इस योजना में चयन किया गया है, छात्र छात्राओं का, जिसमें से क्षेत्र के 80 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 40 छात्र छात्राएँ यहाँ पर भी आए थे। ये बच्चे जिन परिवारों से निकल कर आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी कि वो देश के इस तरह से जो निजी स्कूल हैं, जो प्रतिष्ठित स्कूल में हैं, वहाँ उनका बच्चा पहुँच पाएगा। लेकिन आज हमने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रवेश परीक्षा पास करके जो छात्र छात्राएं आए हैं, उनमें से एक छात्र मेरठ के पास के गांव का, वो 4 किलोमीटर रोज साइकिल से आता था। एक बिटिया सिंहवाल गांव से आई है, वो गरीब परिवार से निकल के आई है। लेकिन जितने भी छात्र जो चयनित होकर आए हैं, इनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को वो ऐसे स्कूलों में शिक्षा अध्ययन करके जीवन में आगे बढ़ सके। जब मैंने उनसे बात कर रहा था, कोई बच्चा IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई PhD करके कॉलेज में जाना चाहता है। हर बच्चे के अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा का दर्शन हमने किया और जिस तरह का आत्मविश्वास उन छात्र छात्राओं के अंदर देखा, और उन बच्चों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमको इतने महंगे स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ने का कभी हमको जीवन में अवसर मिल पाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत आने वाले समय में ऐसे हमारे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि वो छात्र अकेला सशक्त नहीं होता, उस छात्र के साथ साथ वो परिवार और समाज सशक्त होता है, और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। सर, कश्मीर में 8 वर्षों में हर मंत्रालय और प्रदेश में अपराध को रोकने में लगी पुलिस आए दिन बदमाशों को अपने शिकंजे में कसते हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 3,42,000 रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए पहुंची, तब एक बदमाश ने छुपाए गए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए, जिसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूटे गए पैसे में से 2,13,000 रुपए सहित चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। देखिए, 26 मई को एक कलेक्शन एजेंट जो कि जेवर से कलेक्शन करके 3,42,777 रुपए लेकर कार से जा रहे थे, 3 बदमाशों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे सवार थे, तमंचा दिखा करके उनको ओवर पावर करके रुपए लूट लिए गए थे। तत्काल इसमें 3 टीम गठित की गई थी। एसओ जेवर अंजनी कुमार सिंह और उनकी टीम द्वारा लगातार इसमें घटनास्थल से लेकर के इनके आने जाने वाले रास्तों में फरीदाबाद तक इन लोगों ने सीसीटीवी का विश्लेषण किया, गहन मेहनत की। बहुत ही अथक परिश्रम के बाद तीनों अभियुक्तों की पहचान हुई। आज मुखबिर की सूचना पर पता चला कि 2 अभियुक्त
उसी मोटरसाइकिल से फिर यहाँ आ रहे हैं। इस पर इनकी टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके पास से जो लूटे हुए पैसे थे उसमें 2,13,000 रुपए, जो घटना में प्रयुक्त बैग, मोटरसाइकिल, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाए थे वो सभी बरामद हुआ। जब इन अभियुक्तों से पूछा गया तमंचे के बारे में तो इन्होंने बताया कि हम लोग घटना करके जाते समय रास्ते में झाड़ी में फेंक दिए थे। यहाँ पे लेकर पुलिस टीम आई। इसमें से एक बदमाश टिंकू, वो असलहा बरामद करते समय उसी असलहे से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की उसने। पुलिस पार्टी ने काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।